नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और मैं आपके लिए लेकर आया हूं लास्ट ईयर का इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट का फर्स्ट पेपर। आज हम इस पेपर के जो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन हैं पिछले साल के उनको सॉल्व करेंगे और उनके आंसर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपका पिछले साल का इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट का फर्स्ट पेपर। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जिससे आपको समय समय पर अदर सब्जेक्ट के भी कॉमर्स के पेपर पिछले वर्ष के प्राप्त होते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनकम टैक्स इज असेस्ड इन द फॉलोइंग ईयर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वित्तीय वर्ष, प्री फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, अकाउंटिंग ईयर। फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। इनकम टैक्स इज असेस्ड इन द फॉलोइंग ईयर। आप चारों ऑप्शन देखें। कह रहा है कि आयकर निम्न वर्ष में निर्धारित किया जाता है: वित्तीय वर्ष, गत वर्ष, कर निर्धारण वर्ष, लेखा वर्ष। कौन से वर्ष में आयकर निर्धारित किया जाता है? इनकम टैक्स इज असेस्ड इन द फॉलोइंग ईयर, तो आंसर होगा असेसमेंट ईयर सी। कर निर्धारण वर्ष में आयकर लगाया जाता है। ठीक है, असेसमेंट ईयर बोलते हैं इसे। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अबस लिमिटेड एक करदाता व्यक्ति है जो निम्न वर्ग में के करदाता में आता है। ABC लिमिटेड इज एन एसएससी विच फॉल्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन। तो वो कौन से वर्ग में आएगा, कौन सी कैटेगरी में आएगा, आपको ये देखना है। तो ध्यान देंगे, इसमें जो दिया गया है इंडिविजुअल यानी व्यक्ति, पार्टनरशिप, फर्म, कंपनी, तो लिमिटेड लिखा हुआ है। आप सीधे समझ सकते हैं कि ये कंपनी है। सी आंसर इसका भी सही है, दूसरे का सी। थर्ड क्वेश्चन है कि आयकर निम्न आय पर लगाया जाता है। इनकम टैक्स इज लेवाइड ऑन द, तो आपको मालूम है कि इनकम टैक्स जो होता है वो हमेशा टोटल इनकम पे लगता है। ग्रॉस टोटल इनकम भी ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन वो गलत है। आपका इनकम टोटल इनकम पे इनकम टैक्स लगता है, यानी आंसर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हाउ मेनी हेड्स ग्रॉस टोटल इनकम में बी कंप्यूटेड। सकल कुल आय की गणना कितने शीर्षकों में की जाती है? आपको मालूम है कि ग्रॉस टोटल इनकम कब आती है? जब इनकम टैक्स के 5 हेड की इनकम को आप जोड़ देते हैं। 5 हेड होते हैं इनकम टैक्स में। पहला इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है, थर्ड है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा कैपिटल गेन और पांचवा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। 5 सोर्सेस को जोड़ लेंगे इनकम को तो ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा, यानी इसका आंसर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी आय का शीर्षक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हेड ऑफ इनकम। तो आपको मैं बता दूं, आपके 5 हेड थे। इनकम फ्रॉम सैलरी, ये सही है। हाउस प्रॉपर्टी भी सही है। इनकम फ्रॉम लॉटरी नहीं होता है। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन देखिए, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यही 5 स्रोत हैं। वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय, व्यवसाय एवं पेशे के लाभ, पूंजी लाभ और अन्य स्रोतों से आय। ये 5 सोर्सेज हैं। तो आप देखिए, इसमें से वेतन है, सही है। मकान संपत्ति से आय, ये भी सही है। लॉटरी से आय गलत है। पूंजी आय तो सही है।
यानी लॉटरी से आय जो है आय का शीर्षक नहीं होगा, आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकम टैक्स इन इंडिया इज चार्ज एट द रेट्स विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग। आप भारत में आयकर उन दरों से वसूल किया जाता है जो निम्न द्वारा प्रस्तावित है। तो मैं बता चुका हूं कि इनकम टैक्स की रेट्स जो है फाइनेंस एक्ट के द्वारा प्रस्तावित की जाती है, ठीक है, यानी वित्त अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित की जाती है। वित्त अधिनियम उसका निर्धारण करता है। तो ये आंसर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलीगल। देखिए, टैक्स मैनेजमेंट आप कर, टैक्स अवॉइडेंस कर का बचाव कर सकते हैं, टैक्स मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, टैक्स प्लानिंग भी कर सकते हैं, सब लीगल है। लेकिन जो टैक्स इवेशन यानी कर की चोरी, जो आंसर बी दिया है वो अवैधानिक है। टैक्स प्लानिंग अनलॉफुल है, अनएथिकल है, लॉफुल है। देखिए, टैक्स प्लानिंग जो है लॉफुल है, लीगल है, ठीक है, कोई भी अधिनियम उसको मना नहीं करता। तो टैक्स प्लानिंग आपका लॉफुल होगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लान क्यों करते हैं आप बताइए। टैक्स प्लान इसलिए करते हैं रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी, कि हम अपने कर भार को कम करें। ऐसे हम प्लान करें टैक्स का कि हमको कम से कम कर देना पड़े। तो आंसर ए इसका सही है। 10वां क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम आयकर लगाया गया था व्हेन इनकम टैक्स वाज लेवाइड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। बता दें आपको, सर जेम्स विल्सन ने 1857 के जो रिवॉल्यूशन हुई थी, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके कारण जो भी लॉस हुई थी अंग्रेजों को, उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो है 1807 में यानी 1860 में इनकम टैक्स जो है क्या किया गया था, चार्ज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनकम टैक्स इज, आपको मालूम है कि आयकर क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, आंसर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीरियड ऑफ 12 months कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज नोन एज। द पीरियड ऑफ 12 months कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एवरी ईयर इज नोन एज। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 12 महीने की अवधि को क्या कहा जाता है। देखिए, जो 1 अप्रैल से 12 महीने की अवधि होती है वो वित्तीय वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, उसको आंसर डी आपका सही होगा। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट पर्सन मीन्स, आयकर अधिनियम में व्यक्ति का अभिप्राय है। व्यक्ति में सब आते हैं, हिंदू विवादित परिवार भी आता है, कंपनी भी आएगी, लोकल अथॉरिटी भी आएगी, ऑल ऑफ दीज ये सही होगा, ये आंसर डी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्न शीर्षकों में से आय का योग कहलाता है। सम ऑफ वेरिएबल हेड ऑफ इनकम इज कॉल्ड। अगर आय के इनकम के 5 सोर्सेस को जोड़ दिया जाए तो जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, ग्रॉस टोटल इनकम। इनकम टैक्स के अंतर्गत इनकम के 5 सोर्सेज हैं, 5 हेड हैं, पांचों की इनकम को जोड़ देंगे तो जो आंसर आएगा ग्रॉस टोटल इनकम। और उसमें से जब आप 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन घटा देते हैं तो जो इनकम आती है उसको बोलते हैं टोटल इनकम, और टोटल इनकम पे ही टैक्स चार्ज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है कि विभिन्न शीर्षकों का योग क्या कहलाता है, तो उसका आंसर ग्रॉस टोटल इनकम होगा। फिर क्वेश्चन 15, सैलरी रिसीव्ड बाय एन एग्रीकल्चर फार्म मैनेजर। देखिए, एग्रीकल्चर फार्म मैनेजर को मिलने वाला वेतन उसके इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा, न कि एग्रीकल्चर इनकम में आएगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कृषि फॉर्म लिखा हुआ है तो कृषि आय होगी, ऐसा नहीं है।
मैनेजर जो होता है वो नौकरी कर रहा है वहां पे, उसको जो पैसा मिलेगा वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। आंसर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। सिक्सटीन, हु मे बी नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। असाधारण निवासी कौन हो सकता है? देखिए इंग्लिश में अलग लिखा है, हाँ सही है। हु मे बी नॉट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। असाधारण निवासी कौन हो सकता है? देखिए पार्टनरशिप फर्म तो या तो निवासी होती है या तो ये रेसिडेंट होगी या नॉन रेसिडेंट होगी, तो पार्टनरशिप फर्म गलत है। कंपनी भी में वही हाल है, वो भी गलत है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी या तो रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा। तीन कंडीशन होती है, ये जानते रहिएगा। रेसिडेंट के ही दो पार्ट हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और दूसरा है नॉन रेसिडेंट। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन हो सकता है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उपार्जित आय कर योग्य होती है। इनकम एक्रूइंग इन इंडिया इज एसेसिबल फॉर। भारत में जो इनकम कमाएंगे वो आप सबके लिए टैक्सेबल है, ऑल एसएससीज के लिए टैक्सेबल है। उपार्जित मतलब कमाई गई आय जो है सभी करदाताओं के लिए टैक्सेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस द एसएससी आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। निवास स्थान के आधार पर करदाताओं को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, तो 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, आंसर ए। फिर क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर इनकम इन पाकिस्तान इज एसेसिबल फॉर। पाकिस्तान में कृषि से आय कर योग्य है। तो आपको बता दें पाकिस्तान में जो कृषि आय होती है होगी, अगर कृषि से आय है तो वो केवल निवासी के लिए कर योग्य होगा, रेसिडेंट के लिए कर योग्य होगा, बाकी किसी के लिए कर योग्य नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 यानी 19 का ए ऑप्शन सही होगा। 20 है कि एवरी ईयर द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी में चेंज, विल सर्टेनली चेंज, विल नॉट चेंज, नन ऑफ दीज। करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष, आपको बता दें करदाता की निवासी स्थिति प्रत्येक वर्ष बदल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर हाउ मेनी डेज ए पर्सन हैज टू लिव इन इंडिया टू बिकम ए रेसिडेंट इन इंडिया। एक व्यक्ति को निवासी बने रहने के लिए भारत में कितने दिन रहना होगा? देखिए अब इसमें तो 2 ऑप्शन हैं जो करेक्ट हो सकते हैं। 60 दिन भी है, कम से कम 60 दिन भी होता है, 182 दिन, लेकिन जनरली 182 दिन ही माना जाता है, इसलिए 182 दिन का आंसर सही होगा। सी आंसर सही होगा, 182 डेज। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में से देखिए विच स्टेटस ऑफ ए कंपनी कैन नॉट हैव फ्रॉम रेसिडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। निवास स्थान की दृष्टि से कंपनी करदाता में निम्न में से क्या नहीं हो सकती है? तो आपको बता दें कि एक कंपनी जो है नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट यानी असाधारण निवासी नहीं हो सकती है। वो निवासी होगी, अनिवासी होगी, लेकिन असाधारण निवासी कभी नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कंपनी, व्यक्तियों का संघ, साझेदारी फर्म, ये सभी असाधारण निवासी यानी नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कहता है निम्न में से कौन सी आय कर मुक्त हो है, बताइए। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउंसेज इज एग्जेम्प्टेड। कौन सी आय कर मुक्त है? तो आपको बता दें विदेशी भत्ता जो मिलता है, महंगाई भत्ता टैक्सेबल है, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस यानी नगर क्षतिपूरक भत्ता भी टैक्सेबल है, फॉरेन अलाउंस विदेशी भत्ता फ्री होता है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां, एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्टेड फॉर डैश चिल्ड्रन। शिक्षा भत्ता कर मुक्त है, कितने बच्चों के लिए कर मुक्त है?
देखिए ध्यान दीजिए, एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल अलाउंस दोनों में छूट जो है 2 बच्चों के लिए है सिर्फ। ठीक है, कितने बच्चों के लिए है? 2 बच्चों के लिए। सकल वेतन में से कटौती मिलती है, किस चीज की कटौती मिलती है आपको बता दें। जो ग्रॉस सैलरी होती है उसमें से मानक कटौती मिलती है। इंटरटेनमेंट अलाउंस की, इंटरटेनमेंट टैक्स अगर अलाउंस जो मिल रहा है उसमें जो टैक्स है वो मिलेगा। और कोई व्यावसायिक कर अगर आपने चुकाया है, ठीक है, तो वो मिलेगा। तो इसमें सकल वेतन में से जो कटौती होगी, इसका हिंदी जो है रूपांतरण जो लिखा है, इंटरटेनमेंट अलाउंस होना चाहिए था टैक्स की जगह, तो मनोरंजन भत्ता उसकी डिडक्शन मिलती है। ठीक है, अगर इंटरटेनमेंट टैक्स लिखा है तो ये टैक्स तो नहीं होगा, इंटरटेनमेंट अलाउंस की छूट मिलती है। ठीक है, और प्रोफेशनल टैक्स की जगह एम्प्लॉयमेंट टैक्स, नियोजन कर की छूट मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा रहने दें, अभी इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कतें हैं, सही नहीं किया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर वो इंटरटेनमेंट अलाउंस कर देगा इंटरटेनमेंट टैक्स की जगह तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26, वेतन में शामिल है, सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, पेंशन, कमीशन ऑन सेल, सभी शामिल है, ऑल ऑफ दीज होगा। 27वां क्वेश्चन देखेंगे, इनकम फ्रॉम द रेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इज, कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय कृषि आय होती है, ए आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पनिशेबल, जो अवैधानिक होगा वही पनिशेबल होगा, जो इलीगल होगा वही दंडनीय होगा। पूछ रहा है ना कि निम्न में से कौन सा दंडनीय है। अभी मैं पीछे पढ़ाया आपको कि कर चोरी यानी कर अपवंचन यानी टैक्स इवेशन, यही दंडनीय है, वही अवैधानिक है। वेतन में शामिल है कैश, परक्यूजिट सुविधाएं, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, वेतन के स्थान पे कुछ लाभ मिल जाए, वो ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज वेतन में सभी शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणित भविष्य निधि खाते में जमा ब्याज कर मुक्त है। आपको बता दें, रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज एग्जेम्प्ट अप टू, तो जो प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में ब्याज होता है, जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में ब्याज होता है, वो 9.5% तक कर मुक्त है। ठीक है, यानी आंसर सी। थर्टी 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, हाउस रेंट अलाउंसेस, मकान किराया भत्ता क्या पूर्णतः कर मुक्त है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, क्या एक सीमा तक कर मुक्त है, एग्जेम्प्टेड अप टू ए सर्टेन लिमिट, या बड़े शहरों में कर मुक्त है, एग्जेम्प्टेड इन बिग सिटीज, सरकारी कर्मचारी के लिए कर मुक्त है, एग्जेम्प्टेड फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सरकारी कर्मचारी वाले पे लगा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। एग्जेम्प्टेड टू ए सर्टेन लिमिट, एक सीमा तक ही कर मुक्त होता है, उसका कुछ भाग कर मुक्त होगा, कुछ भाग जो है टैक्सेबल होगा। 32वां क्वेश्चन है कि आयकर में, आयकर के उद्देश्य के लिए मकान का आशय है, फॉर इनकम टैक्स पर्पज द हाउस मीन्स, अरे भाई जो रहने का मकान है उससे मतलब है, यानी आंसर ए सही है, गोदाम उदाम से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रहने के मकान से। 33वां देखिए, द एनुअल ऑफ वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउसेस, ठीक है, एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, स्वयं के रहने के मकान का वार्षिक मूल्य होता है 0, आपको मालूम है 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और एक बात और देखिएगा कि स्वयं के रहने के इस मकान के संबंध में जो इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट होती है, ऋण पर ब्याज की छूट होती है, वो 2 लाख रुपए अधिकतम होती है।
अगर लोन जो है 1999 के बाद लिया गया, 1999 के बाद लिया गया है, तो 2 लाख रुपए तक की ब्याज की छूट मिल सकती है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मकान संपत्ति आय शीर्षक के अंतर्गत आय की गणना का आधार होता है। या इस क्वेश्चन को इस आधार से भी पूछ सकता है कि मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत कर लगाया जाता है, किस आधार पर कर लगाया जाता है। द बेस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, तो मकान के वार्षिक मूल्य के आधार पर कर लगाया जाता है। और वार्षिक मूल्य में से एक बात ध्यान दीजिएगा कि 2 कटौतियां दी जाती हैं। एक तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, वार्षिक मूल्य का 30%, और दूसरा ऋण पर ब्याज। ये ध्यान रखिएगा, एनुअल वैल्यू में से धारा 24 के अंतर्गत 2 कटौतियां दी जाती हैं। एक तो 30% ऑफ एनुअल वैल्यू और दूसरा ऋण पर ब्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा व्यय व्यापार की आय शीर्षक में स्वीकृत नहीं है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्सपेंसेस इज नॉट एन एडमिसिबल एक्सपेंसेस। बैड डेप्ट तो व्यापार में होता ही है, इनकम टैक्स के अंतर्गत माना जाता है बैड डेप्ट को। गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी बिजनेस का ही है। इनकम टैक्स जो होता है वो डिसअलाउड एक्सपेंस है, ये व्यापार के में स्वीकृत व्यय नहीं है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स के साथ साथ ये भी जान लीजिए कि वेल्थ टैक्स, ठीक है, वेल्थ टैक्स यानी धन कर भी डिसअलाउड है। इनकम टैक्स के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज भी डिसअलाउड है, ठीक है। बस एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर ये कहता है कि आय कर की कार्यवाही के संबंध में व्यय, तो कार्यवाही का व्यय जो है अलाउड है, ठीक है। बाकी आय कर या आय कर के लिए गए ऋण पर ब्याज, ये दोनों डिसअलाउड है। धन कर भी डिसअलाउड है। डिसअलाउड का मतलब व्यापार में अस्वीकृत है। छत्तीसवां क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर का कार्य किसके अंतर्गत आता है। प्रोफेशन है, आपको मालूम भी है कि डॉक्टर का कार्य किसके अंतर्गत आएगा, प्रोफेशन में आएगा। अब इस बार पूछ सकता है वकील का कार्य किसके अंतर्गत आएगा। अस्वीकृत व्यय छांटिए, पिक आउट इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस। अभी मैं बताया हूं, देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी बिजनेस का है। एक्सपेंसेस ऑन द असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर निर्धारण व्यय, ये भी मैंने बताया कि अभी पीछे ही कि ये भी आयकर की निर्धारण संबंधी व्यय भी बिजनेस के खर्चे माने जाएंगे, लेकिन आयकर को नहीं माना जाएगा। आयकर जो है डिसअलाउड एक्सपेंसेस होता है, अस्वीकृत व्यय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ डिप्रेशिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट्स इज। अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास की दर कितनी होती है। तो आपको बता दें, अमूर्त संपत्तियों पर ह्रास की दर 25% होती है, ठीक है। अब अमूर्त संपत्तियों की जगह आपसे पूछा जा सकता है द रेट ऑफ डिप्रेशिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट्स की जगह आपसे पूछा जा सकता है द रेट ऑफ डिप्रेशिएशन ऑन पेटेंट, तो भी आप 25% लिखेंगे क्योंकि पेटेंट भी इंटेंजिबल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डिप्रेशिएशन इज अलाउड ऑन। डिप्रेशिएशन किस पर लगता है, पशु पर लगता है, एनिमल्स पर, टी, बसेस, चाय के पौधे, गुडविल ऑफ ए बिजनेस, व्यापार की ख्याति पर, या पेटेंट पर। तो पेटेंट पर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयकर अधिनियम के अंतर्गत ह्रास किस पर मिलता है। अंडर इनकम टैक्स एक्ट डिप्रेशिएशन इज अलाउड ऑन, तो आंसर सही होगा रिटन डाउन वैल्यू, यानी कि अपलिखित मूल्य। तो ये थे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यूज, जो कि आज हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।